क्या आपने कभी रात के आसमान को देखते सोचा है वाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट? आई मीन तारे तो टिमटिमाते हैं राइट, पर प्लैनेट्स क्यों नहीं? हम सब ने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो गाया ही है, पर इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? Well, the answer lies in the absolute magic of physics, specifically something called atmospheric refraction. और आज हम इसी जादू को डीकोड करने वाले हैं। इस मजेदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं एंड ऑनेस्टली आई एम सुपर एक्साइटेड टू ब्रेक डाउन द इनक्रेडिबल फिजिक्स ऑफ लाइट जो हम लिटरली हर रोज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आज हम समझेंगे कि लाइट एक्चुअली ट्रैवल कैसे करती है, हमारी आंखें इसको कैसे कैप्चर करती हैं और नेचर कितने खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करती हैं। सो गेट रेडी फॉर अ रियली फैसिनेटिंग राइड। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा एजेंडा काफी क्लियर है। नंबर 1, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सप्लोर्ड। Number 2, inside the human eye. Number 3, common eye defects corrected. And number 4, prisms and rainbow formation. We're basically going from the macro scale of the sky right down to the micro scale of the human eye and ending with some spectacular rainbows. All right, let's kick things off with section 1, atmospheric refraction explored. अपने दिमाग में ना उस चमकने वाले आसमान की पिक्चर लाइए। That vast, beautiful night sky. वहां से जो लाइट आती है ना, वो बिल्कुल सीधे रास्ते से नहीं आती। The definition here is कि atmospheric refraction is the bending of light as it passes through the Earth's atmosphere, which has varying densities and refractive indices. असल में होता यह है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। अलग-अलग लेयर्स का टेम्परेचर और प्रेशर एकदम अलग-अलग होता है। ये जो बदलता हुआ टेम्परेचर और एयर डेंसिटी है, ये आती हुई लाइट के लिए ना एक बेंडी रोड मैप की तरह ऐड करता है। जैसे ही लाइट इन टर्बुलेंट लेयर्स से गुजरती है, वो लगातार रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बार-बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। और बस इसी कॉन्सेप्ट से हमारे सबसे पहले सवाल का एग्जैक्ट आंसर मिलता है। द कोर डिफरेंस हियर इज बेसिकली डिस्टेंस एंड साइज। देखो, स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। जब उनकी लाइट अर्थ के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो ब्राइटनेस बार बार फ्लक्चुएट होती है, जिससे हमें वो क्लासिक ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। ऑन द अदर हैंड, प्लैनेट्स हमारे काफी पास हैं, राइट? और उन्हें एक्सटेंडेड सोर्सेज यानी एक कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेज माना जाता है। तो अलग अलग पॉइंट से आने वाली लाइट के डिमिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट्स आपस में एवरेज आउट हो जाते हैं, लिटरली कैंसलिंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। अगर एग्जैक्ट टर्म्स में कहें तो फ्लक्चुएशंस इन ब्राइटनेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट कैंसिल आउट। सिंपल, राइट? और यही सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना हमारे डेली रूटीन पर भी असर डालता है। डिड यू नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिटरली एड्स अबाउट 4 minutes टू आवर डे लाइट? जी हाँ, नो किडिंग। हमें सन उसके एक्चुअल सनराइज से लगभग 2 मिनट पहले दिखने लगता है और फिजिकली सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक सन दिखता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होराइजन के ठीक नीचे से आने वाली लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर बेंड होती है और ऑब्जर्वर यानी हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। It literally creates an advanced sunrise and a delayed sunset. How cool is that? Moving on to section 2, inside the human eye. आसमान के इन अमेजिंग मैक्रो इल्यूजन्स के बाद चलिए ह्यूमन बॉडी में थोड़ा जूम इन करते हैं। हमारी आंख एक अल्टीमेट नेचुरल कैमरा है जो स्पेशली इस बेंडिंग लाइट को परफेक्टली कैप्चर करने के लिए बनी है। यहाँ हम आई के इसेंशियल एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स देख रहे हैं। स्क्लेरा वो प्रोटेक्टिव आउटर वाइट लेयर है, कॉर्निया फ्रंट का ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, आइरिस एक डार्क मस्कुलर टिश्यू है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके अंदर आने वाली लाइट का अमाउंट रेगुलेट करता है। उसके ठीक पीछे लेंस है और सबसे पीछे रेटिना, जहां एक्चुअल इमेज बनती है जिसे ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सबसे हैवी लिफ्टिंग कॉर्निया और लेंस करते हैं। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया पर ही हो जाता है और लेंस उस लाइट को प्रॉपर्ली फाइन ट्यून करके रेटिना पर फोकस करता है। पर हमारा ये नेचुरल कैमरा दूर और पास दोनों जगह इतनी जल्दी फोकस कैसे शिफ्ट करता है? इस डेफिनेशन पर ध्यान दें। The power of the eye lens to focus on objects near or far from the retina by adjusting its focal length is called the power of accommodation. So the crucial point is कि हमारी आंख का लेंस सॉलिड या रिजिड नहीं है, it's actually flexible. Ciliary muscles इस लेंस के शेप को डायनामिकली चेंज करती हैं। जब आप दूर का देखते हैं मसल्स रिलैक्स करती हैं और लेंस पतला हो जाता है। जब आप पास का देखते हैं मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं और लेंस थिक हो जाता है। The focus is literally instant. पर क्या आपने कभी ट्राई किया है कि आंख के बिल्कुल एकदम पास बुक रखकर पढ़ने की कोशिश करें? इट हर्ट्स, राइट? ये नंबर देखिए, 25 सेंटीमीटर्स। एक नॉर्मल यंग अडल्ट के लिए ये नियर पॉइंट ऑफ विजन है। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर्स वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है
जहां आप बिना उन हार्ड वर्किंग सीलियरी मसल्स को स्ट्रेन किए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस कर सकते हैं। इसके और पास लाने पर ना इमेज ब्लर हो जाएगी, क्योंकि लेंस की थिकनिंग लिमिट पूरी हो चुकी होती है। Alright, let's jump to section 3. Common eye defects corrected. तो क्या होता है जब आईबॉल की स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इस परफेक्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन को मैसअप कर देती हैं, जिसके कारण हमें चश्मा पहनना पड़ता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज हाउ दिस विजुअली एक्सप्लेन्स हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को। आपके कुछ दोस्त क्लास में व्हाइट बोर्ड नहीं देख पाते, राइट? उन्हें मायोपिया या नियर साइटेडनेस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईबॉल इलोंगेटेड यानी नॉर्मल से लंबा हो जाता है और लाइट रेटिना तक पहुंचने से पहले ही सामने फोकस हो जाती है। दूसरी तरफ किसी को अपना फोन रीड करने में प्रॉब्लम होती है, वो हाइपरमेट्रोपिया या फास्ट साइटेडनेस से डील कर रहे हैं। यहाँ आईबॉल छोटा हो जाता है, इसलिए लाइट रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है और दोनों ही केसेस में इमेज डेफिनेटली ब्लरी आती है। तो अब इस लाइट को फिक्स कैसे करें? वेल, फिजिक्स टू द रेस्क्यू। मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम ग्लासेस में कॉनकेव लेंसेज यूज करते हैं, जो सेंटर से पतले होते हैं। ये लाइट रेस को थोड़ा बाहर की तरफ डाइवर्ज करते हैं ताकि फोकल पॉइंट पीछे शिफ्ट होकर एग्जैक्टली रेटिना पर बने। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, जो सेंटर से थिक होते हैं। ये लाइट रेस को और जल्दी कन्वर्ज करते हैं ताकि वो आगे शिफ्ट होकर रेटिना पर मीट करें। तो अब आप समझें आपके या आपके दोस्तों के लेंसेज एग्जैक्टली क्या इंजीनियरिंग कर रहे हैं आँख के अंदर। एक और कॉमन कंडीशन है जो बेसिकली एजिंग की वजह से होती है, जिसे प्रेस्बियोपिया कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ना आई लेंस स्टिफ होने लगता है और सिलियरी मसल्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती हैं। रिजल्ट ये होता है कि आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। ऐसे इंडिविजुअल्स को बायफोकल लेंसेज प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसमें चश्मे का अपर पार्ट कॉनकेव होता है दूर देखने के लिए और लोअर पार्ट कॉन्वेक्स होता है पास का पढ़ने के लिए। इट्स अ ब्रिलियंट 2-in-1 फिक्स। And that brings us to our final section, section 4, prisms and rainbow formation. अब हम वापस उस माइक्रो स्केल से जूम आउट करके आसमान और नेचर की तरफ चलते हैं फॉर अ वेरी कलरफुल फिनाले। लेट्स टॉक अबाउट रेनबोज। आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। डिस्पर्जन इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म। बेसिकली जब भी एक व्हाइट लाइट बीम, जो कि प्रैक्टिकली हर रंग का मिक्सचर है, एक प्रिज्म में एंटर करती है तो वो कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है। यहीं से हमें मिलता है द ग्लोरियस स्पेक्ट्रम, यानी हमारा वाइब्रेंट विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द अंडरलाइंग फिजिक्स कि ये कलर्स आखिर अलग क्यों होते हैं। हर कलर की अपनी एक डिस्टिंक्ट वेवलेंथ होती है। वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंट मीडिया में ये सबसे स्लो ट्रैवल करती है और सबसे ज़्यादा बेंड होती है। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, वो मीडियम में फास्टेस्ट ट्रैवल करती है और इसलिए उसमें बेंडिंग सबसे कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग होने की वजह से ही ना इन सारी लाइट्स का रास्ता अलग अलग हो जाता है। बाहर नेचर के पास अपना खुद का प्रिज्म है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में लाखों पानी की बूंदें यानी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंड हो जाती हैं। ये स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एग्जैक्टली ये ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। वो सनलाइट को अपने अंदर लेती हैं, उस वाइट लाइट को स्प्लिट करती हैं और वापस ऑब्जर्वर की आंखों में डिफ्लेक्ट कर देती हैं, फॉर्मिंग दैट कंप्लीटली मैजिकल रेनबो आर्क। अगर आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है तो ये एग्जैक्ट ऑप्टिकल इवेंट्स ऑर्डर में याद रखिए। स्टेप नंबर 1, जैसे ही सनलाइट ड्रॉप में आती है, पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होता है, मतलब लाइट बेंड करती है और कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, फिर ये कलर्स बूंद की पिछली सतह से अंदर ही टकराकर वापस आते हैं, जिसे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3, जब ये लाइट रेनड्रॉप से वापस हवा में आती है, तब दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, जो इन डिस्पर्स्ड कलर्स को फाइनल रेनबो स्पेक्ट्रम में हमारी आंखों तक पहुंचाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन है। कोट, yes, a rainbow is always formed in a direction opposite to the sun, as a rainbow is just the sunlight that has been refracted and reflected. Exactly यही रूल अप्लाई होता है हमेशा। एक रेनबो को देखने के लिए आपको हमेशा ऐसी पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा जहां सूरज आपके ठीक पीछे हो और बारिश या मॉइस्चर आपके सामने। तभी रिफ्लेक्ट होकर कलर्स का आर्क आपकी फील्ड ऑफ विजन में आएगा। तो आज हमने एटमॉस्फेरिक बेंडिंग से शुरुआत करके अपनी खुद की आंखों के माइक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स को समझा और रेनबो जैसे स्पेक्टैकुलर ऑप्टिकल इफेक्ट्स तक सब कुछ कवर किया। एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम यू सी अ रेनबो, आस्क योरसेल्फ, आर यू जस्ट सीइंग लाइट और आर यू सीइंग फिजिक्स इन एक्शन? अपने चारों तरफ झांकिए और फिजिक्स को लिटरली अपनी आंखों से डिस्कवर कीजिए। कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग और अगली बार फिर मिलते हैं।